चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं और इसको जो है देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके लिए है योग का समृद्ध गुण। योग का समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सम ठीक। चलिए इस अध्याय में हम लोग जो है पूर्ण संख्या को देख रहे हैं और ये जो भी बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध गुण के बारे में, ये पूर्ण संख्या को लेकर ही हम लोग चेक करेंगे। ठीक, यहां पे कुछ आप लोग के सामने एग्जांपल रखते हैं, इसको एक बार देखिएगा। जैसे 6 जोड़ 5 जोड़ेंगे कितना हुआ 11। ठीक, अगर हम बोले एक में आप 99 को जोड़िए कितना होता है, आप बोलिएगा सर जी 100 होगा। ठीक, हम बोलेंगे 0 में 3 को जोड़िए कितना होगा, आप बोलिएगा सर जी ये 3 ही होगा। हम बोलेंगे फिर से 3 में आप 0 जोड़िए, आप क्या बोलिएगा 3। जब आप इसको देखिएगा गौर से तो कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आएगा आपको। क्या आएगा, अब यहां पर देखिए, क्या ये 6 और ये 5 ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, यह बात को समझिए। पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे करके हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे और इन्फिनाइट तक, जहां तक हो सके वहां तक जा सकते हैं हम लोग। तो पूर्ण संख्या स्टार्टिंग 0 से। अब हम 6 जो है ये भी पूर्ण संख्या है, 5 जो है ये भी पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़े तो 11 प्राप्त हुआ। और 11 भी जो है ये कौन सी है, ये पूर्ण संख्या ही हमको प्राप्त हुआ। कौन संख्या प्राप्त हुआ है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ। वैसे ही ये 1 जो है ये भी पूर्ण संख्या, ये 11 जो है ये भी पूर्ण संख्या। और जोड़ने 99 और जोड़ने के बाद आ रहा है 100 और ये भी जो है आपको पूर्ण संख्या ही है। सेम इसी प्रकार से 0 में 3 जोड़े तो 3 आया, ये भी पूर्ण संख्या। और 3 में 0 जोड़े फिर भी 3 आया और ये भी कौन सी है, ये भी आपका पूर्ण संख्या ही है। यानी यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे, अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये इस गुण को जो हम लोग कहते हैं, जो पूर्ण संख्या जैसे भी हम लोग किए ना, तो पूर्ण संख्या का जो कलेक्शन है यानी पूर्ण संख्या का जो संग्रह है, ये योग जो है योग के प्रति या योग के अंतर्गत समृद्ध होता है। समृद्ध मतलब क्लोज होता है। यानी अगर किसी भी क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं किससे, पूर्ण संख्या से ही हमें प्राप्त होता है कौन सी, पूर्ण संख्या। तो हम इस बात को कहेंगे ये जो है ये पूर्ण संख्या के समुच्च योग के अंतर्गत समृद्ध। याद रखिएगा समृद्ध यानी इसको इंग्लिश में क्लोज्ड बोलते, CLOSED क्लोज्ड है। ठीक, और ये गुण जो है क्या कहलाता है, योग का समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सम कहलाता है। अब चलिए यहीं पे हम जो है बात करते हैं गुणा के लिए। गुणा का समृद्ध गुण किसके लिए, गुणा के लिए। अब गुणा को जो है हम लोग चेक करते हैं। जैसे अगर बात करें 2 में गुणा करते हैं 3 का तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 6। 4 में हम 0 करते हैं, 0 में 8 करते हैं, 0 में गुना 0 से करते हैं, 0 6 में हम 3 से गुना करते हैं 18। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ देखिए ये 2 कौन सी है, पूर्ण संख्या, और ये 3 कौन सी है, पूर्ण संख्या। जब एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से गुना किए तो हमें 6 प्राप्त हुआ और ये 6 भी जो है पूर्ण संख्या ही है। ठीक, इसी प्रकार से 4 कौन सी है, पूर्ण संख्या, 0 कौन सी है, पूर्ण संख्या। जब दोनों पूर्ण संख्या को गुना किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ और ये 0 कौन सी है, पूर्ण संख्या ही है। ठीक, उसी प्रकार से सेम ये सब जो जितना भी हुआ है, 0 को 8 से गुना किए तो 0 में 0 से गुना किए तो 0, 6 में 3 से गुना किए तो 18। यानी कि जितना भी हम गुणा करके
रिजल्ट ला रहे हैं वो रिजल्ट भी जो है हमारा पूर्ण संख्या ही है। तो हम यहाँ पे क्या बात बोलेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे पूर्ण संख्या को गुना करेंगे किससे, पूर्ण संख्या से ही, पूर्ण संख्या से ही गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है पूर्ण संख्या। तो इस बात को हम इस प्रकार से कहते हैं, जो पूर्ण संख्या का जो संग्रह है, यानी जितना भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के समुच्चय या उसका कलेक्शन जो है ये गुना के प्रति या गुना के अंतर्गत समृद्ध यानी कि क्लोज्ड है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखे, पूर्ण संख्या के समुच्चय योग के अंतर्गत समृद्ध है, तो इसी प्रकार से सेम चीज यहाँ पे होगा, जो पूर्ण संख्या के समुच्चय गुना के अंतर्गत समृद्ध है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, गुना का समृद्ध गुण बोलते हैं। किसके ऊपर, पूर्ण संख्या के ऊपर। पूर्ण संख्या को आप जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहां से नोट करके एक बात आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो पूर्ण संख्या गुना एवं योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। समृद्ध यानी क्लोज्ड होते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन काम का कंसेप्ट है, आपके जो है एग्जाम सब में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब चलिए इसी चीज को हम जो है आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग देखते हैं किसके लिए, जोड़, योग और गुना को देखे हैं। योग का मतलब हुआ जोड़, इसको ध्यान में रखिएगा, योग का मतलब जोड़ से होता है सम, ठीक। अब चलिए घटाव पे चलते हैं, हम लोग घटाव के लिए चेक करते हैं। क्या घटाव का गुण देखेंगे, तो जैसे 6 में से अगर 4 को घटाए तो 2 प्राप्त हुआ, ठीक। और 8 में से अगर 0 को घटा दिए तो 8 प्राप्त हुआ। अगर 3 में से हम 6 को घटाएंगे तब क्या होगा, और 8 में से अगर 10 को घटाएंगे तब क्या होगा। अभी तो माइनस में हम लोग नहीं जा रहे हैं और अभी आपको बताएंगे भी नहीं हम माइनस के लिए, छोड़ दीजिए क्या होगा नहीं होगा। देखिए 6 में से 4 गया, 6 कौन सी है, पूर्ण संख्या, 4 कौन सी है, पूर्ण संख्या, ये दोनों को घटाए हमको मिला 2, और 2 कौन सी है, पूर्ण संख्या, ठीक। यहाँ तक तो सही है। अब 8 में से हम 0 को घटा रहे हैं, 8 रुपया है उसमें से 0 रुपया घटेगा, यानी 8 भी पूर्ण संख्या 0 भी पूर्ण संख्या, दोनों को घटाए तो मिला हमको 8, और ये 8 भी जो है हमारा पूर्ण संख्या ही है, ठीक। अब फिर से यहाँ देखिए ये 3 कौन सी है, पूर्ण संख्या है, और ये 6 कौन सी है, पूर्ण संख्या है। जब ये 3 में से 6 को घटाएंगे तो घटेगा, माइनस में इसका जवाब आ सकता है, लेकिन अभी हम लोग को माइनस पे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है उस चीज को अभी देखिए। क्या आप सीधा जो है ये 3 को 6 से घटा सकते हो, नहीं घटा सकते हो, यानी कि जब इस पे नहीं घटा सकते हैं, और हम जानते हैं जो पूर्ण संख्या ये 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5, और इनमें से कोई भी चीज यहाँ पे नहीं आ सकता है। हालांकि इसका आंसर 3 में से 6 गया तो -3 होगा, और ये अगली जो आप लोग का चैप्टर है उसमें अच्छे प्रकार से इसको हम लोग जो है सीखने वाले हैं, तो इसको बात के लिए भी छोड़ दीजिए, ठीक। तो -3, क्या -3 जो है आप पूर्ण संख्या के समूह में इसको देखे हैं, आप नहीं देखे होंगे, ठीक। उसी प्रकार 8 में से अगर 10 को घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं, घट के कितना आएगा, -2 आएगा। क्या आप -2 को पूर्ण संख्या की सीरीज में देखे हैं कहीं, आप नहीं देखे होंगे। तो यहां से आप क्या जो है रिजल्ट निकाल सकते हो, यहां से यही चीज है भैया, ये घटाव यानी व्याकलन, घटाव को ही नाम, अंतर व्याकलन सब एक ही चीज है। ये घटाव जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत ये समृद्ध गुण का पालन नहीं करता है, यानी पूर्ण संख्या को घटाने पर जरूरी नहीं है जो हर बार आपको पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। इस चीज को आप जो है नोट करके ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे घटा है, अब चलिए यहाँ पे जो है हम लोग भागा को देखते हैं, डिवीजन, भागा। चलिए भागा करके देखिए, जैसे 6 में अगर हम 2 से भागा लगाए तो आप बोलिएगा सर जी 6 में 2 से जब भागा लगाइएगा तो ये 3 प्राप्त होता है, हम बोलेंगे सही बात है। हम फिर से बोलेंगे चलो 0 में भागा लगाओ 5 से, 0 में भागा लगाओ 5 से, तो आप बोलिएगा सर जी 0 में जब 5 से भागा लगाइएगा तो ये इसका भागफल जो है ये 0 ही प्राप्त होगा, ठीक। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया वाली बात। अब फिर से हम बोलेंगे जो बाबू रे ये 5 में भागा लगाओ तुम 7 से, तो आप बोलिएगा सर जी इसमें तो भागा लगेगा कहाँ है, ये तो 5/7 होगा, बटे का मतलब भी भागा ही होता है, ये 5/7 होगा। अब जो है बोलेंगे दूसरा आप लीजिए, दूसरा कौन लेते हैं,
दूसरा में 3 को आप भागा लगा लीजिए 5 से, तो ये भी आपको 3/5 ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे एगो बात और करते हैं, 5 से भागा लगाइए 0 को, तब क्या होगा ये बात बताइए। सुनिए, यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं वो आप 6 पूर्ण संख्या 2 पूर्ण संख्या, दोनों को भागा लगाए 3 प्राप्त हुआ, ये 3 भी आपका पूर्ण संख्या। 0 पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या, ये दोनों को भागा लगाए प्राप्त हुआ 0, ये भी आपका पूर्ण संख्या। ये 5 पूर्ण संख्या, ये 7 पूर्ण संख्या, लेकिन जब भागा लगाए तो हमारा 5/7 आया। क्या आप पूर्ण संख्या की सीरीज में 5/7 देखे थे कहीं पे? नहीं देखे थे, यानी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त यहाँ पे नहीं हुआ। फिर से देखिए, ये इधर गया, ये 3 जो है पूर्ण संख्या और ये 5 पूर्ण संख्या, जब इस पूर्ण संख्या में इससे भागा लगाए तो हमें 3/5 आया, और ये 3/5 पूर्ण संख्या नहीं है, आपको भी पता है ये चीज। और इस चीज को अभी छोड़ के चलिए, अभी इसको बढ़िया से समझेंगे हम लोग। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, जो किसी भी पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से अगर भाग देते हैं तो वो जरूरी नहीं है जो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। यानी यहां पर भी जो है हम लोग ये बात को कह सकते हैं, जो पूर्ण संख्या जो है ये भाग के अंतर्गत समृद्ध गुण का पालन नहीं करता है। इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिएगा, इस चीज को जो है आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। जो पूर्ण संख्या के जो समुच्चय है, समुच्चय यानी कलेक्शन जो है, पूर्ण संख्या के समुच्चय क्या है? घटाओ और भागा के अंतर्गत समृद्ध नहीं होता। समृद्ध यानी क्लोज नहीं होता। ये शायद कट भी रहा होगा यहाँ पे, चलिए बच गया। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक समझने में मेरे ख्याल से आप लोग को कहीं पे परेशानी नहीं हुआ होगा। अब यहां पे देखिए, 5 में हम 0 से भाग लगाए तो यहां पर आप क्या दीजिएगा? आप यहां पे कुछ नहीं दे सकते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से भाग करना अपरिभाषित है, यानी उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका रीजन जो है हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसका रीजन हम लोग समझते हैं, जो किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम 0 से भागा लगाते हैं तो वो परिभाषित क्यों नहीं है। ठीक, चलिए सबसे पहले तो आपको भागा का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो भागा का असल में कंसेप्ट क्या है, हम जो भागा करते हैं उसका क्या जरूरी है भागा करने का, हम भागा क्यों करते हैं? बाबू, भागा जो है किसी भी चीज को बांटने के लिए हम लोग करते हैं। और भागा का शाब्दिक अर्थ क्या है? भागा का मतलब किसी भी चीज को जो है बार बार घटाना होता है। जब बार बार आप घटाइएगा वही चीज भागा है। कैसे? उस चीज आपको एग्जांपल देकर हम बताते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे 2 से भागा लगाइए 8 में, ठीक है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सर जी 2 में भागा लगाते हैं 8 में, तो 2 चौके 8, यानी ये कट गया, यानी ये 4 आपका जो है आंसर आया। यानी ये 2 कर करके जो है क्या हुआ है? 4 गो। अब इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये 8 में से जो है ये 2 4 बार घटेगा। ये 8 में से 2 जो है 4 बार घटेगा। कैसे? देखिए 8 है, 8 में से 2 को आप घटा लीजिए, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 होगा। ये जो है पहली बार हम लोग जो है घटा लीजिए, इसको पहली बार जो है इसको घटाए। अब 6 में से फिर से आप 2 को घटाइए, 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ पे जो है हम क्या किए? दूसरी बार घटा लिए। ठीक, अब 2 फिर घटाइए इसमें से, जब 2 घटाइएगा 4 में से 2 गया तो 2, ये कितना बार हो गया? ये तीसरी बार, ये तीसरी बार घटा लिए। ठीक, और यहाँ पे फिर से 2 में से 2 घटाइए, 2 में से 2 हो गया तो 0, और यहाँ पे कितना बार घटा है? ये चौथी बार जो है हम लोग इसको घटा चुके हैं, चौथी बार इसको जो है घटा चुके हैं, और हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। हमारा शेषफल 0, भागा यही है। अब हम लोग इस बात को जानेंगे, जो किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से जब भागा लगाते हैं तो वो परिभाषित क्यों नहीं है, और भागा का असल में क्या मतलब होता है उसको जो है हम आपको बता देंगे। अब चलिए हम किसी भी चीज को जो है 0 से भागा लगा के देखते हैं। और भागा में देखे, भागा में जब किसी भी चीज को आप घटाइएगा तो लास्ट में जाके आपको 0 होगा, कभी न कभी 0 होगा।
अगर 0 नहीं होता है तो वो संख्या प्राप्त होगी जिससे हम मतलब जो संख्या हम घटा रहे हैं उससे कम हो। मेरे मतलब यहाँ पे ये समझिए, देखो छोटा सा चीज और यहाँ पे बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम 2 को 9 में जो है हम भागा लगाते हैं, मतलब 9 में से 2 जो है घटाना है, तो 9 में से जब 2 को घटाइएगा तो 7 मिलेगा, 7 में से फिर 2 को घटाइएगा तो कितना मिलेगा। चलो छोटा चीज ले लेते हैं, यहाँ आएगी स्पेस कम है, छोटा लेते 7 लीजिए। 7 में से 2 घटाइए कितना 3, ओ सॉरी 7 में से 2 जाता है तो 5, अब 5 में से फिर से 2 घटाइए कितना होगा 3, और 3 में से फिर 2 घटाइए कितना हुआ 1। अब 1 में से आप 2 थोड़े घटा सकते हो, अब जो है यहाँ पे घटाना जो है संभव नहीं है, तो हम क्या बोले, या तो वो 0 आएगा, नहीं तो ऐसा संख्या प्राप्त होगा यहाँ पे जिसको हम घटा रहे हैं उससे कम हो। ठीक, हम क्या बोले, यहाँ पे या तो 0 मिलेगा या तो ऐसा संख्या मिलेगा जिसको हम घटा रहे हैं उससे वो छोटा हो, और इसी को हम लोग जो है शेष बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ 7 रुपया था, 2-2 रुपया, मतलब 2 आदमी में जो है इसको बांटना था, तो कितना रुपया 2-2 आदमी करके बांटेगा तो वो क्या कहते हैं 4 आदमी में बांट पाएगा, लेकिन 1 रुपया जो है उसको बच जाएगा। ये था। अब चलिए हम लोग 0 से भागा लगाते हैं। जैसे 0 से हम भागा लगाएंगे किसमें, 5 ही ले लीजिए। अब देखिए इस आधार पे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 0 गया तो 5, कितना बार घटा लिए हैं, इसको पहली बार हम लोग घटा चुके हैं, पहली बार घटा चुके हैं। अब फिर से घटाइए, 5 में से 0 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 5 में से 0 गया तो 5, ये दूसरी बार हो गया। फिर से 5 में से 0 घटाइए, क्या मिला 5, ये तीसरी बार हम लोग घटा चुके हैं। फिर से घटाइए, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, ये चौथी बार घटा लिए। फिर से घटाइए, 5 में से फिर 0 घटाइएगा तो 5, और ये 5वीं बार घटा ली। क्या आपके रिजल्ट में कुछ अंतर आ रहा होगा, आ रहा है यहाँ पे। क्या ये जो आप काम कर रहे हो कभी खत्म होने वाली है, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। जब भी हम घटा रहे हैं 0 में से वही संख्या हमको प्राप्त होती है। जब भी घटा रहे हैं 5 में से 0 घटाए 5 मिला, फिर 5 में से 0 घटाए 5 मिला, फिर 5 में से 0 घटाए 5 मिला, फिर 5 में से 0 घटाए 5 मिला, यानी इसका अंत नहीं है, इन्फिनाइट है ये कुंची है, इन्फिनाइट। आप पूरा दुनिया में इसको लिख लीजिए, पूरा दुनिया भर जाएगा, लेकिन ये चीज खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं, नोट करके इसको आप लिखिए, अभी इसको जो है आप नोट करके लिख लीजिए, जो पूर्ण संख्या, ऐसे करके लिखिए, किसी भी पूर्ण संख्या के लिए शून्य यानी कौन सी 0 से भाग परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक, यहां तक का जो है आपका सफर ऐसा रहा। ठीक, अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, आगे क्या कंसेप्ट है आपके लिए, फिर उस कंसेप्ट को जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है क्रम विनिमय का। क्या आता है, क्रम विनिमय। ये सब जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ क्लास के लिए नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते जहां तक जाइएगा ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। ये आप मैथ जो सोल्व कर पाइएगा इसी सब के मदद से कर पाइएगा। जब तक ये सब आपको पता नहीं होगा तो मैथ से बहुत दूर है, समझिए। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ये क्रम विनिमय सबका तो देखिए, नाम तो अलग अलग करना ही होगा, ठीक है ना, नाम अलग अलग करना ही होगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमको जो है सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है अब आपके जो सिलेबस है, जैसे 7वीं क्लास का, उसमें जो बोर्ड का एग्जाम होगा या आपके स्कूल में एग्जाम होगा तो उसमें आपको पूछ दिया जाएगा ये क्रम विनिमय गुण क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है वो दो।
लेकिन जब आगे आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो इस चीज का जो है उसमें इस्तेमाल होगा। जरूरी नहीं कि आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा जो कर्म विनिमय कौन है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन इस चीज का उसमें इस्तेमाल होगा और भरपूर होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव कर्म विनिमय को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव, COMMUTATIV, कम्यूटेटिव। चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। ऐसा पढ़ना है जो एक ही बार में खत्म, दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े। ठीक, अगर हम बोलेंगे बाबू रे, अब यहां पे चलिए 6 जोड़ 2 करेंगे तो कितना होगा? आप बोलिएगा सर जी 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, 8 तो होता ही है। हम बोलेंगे ये बात, अच्छा 6 में 2 जोड़ा तो 8 हुआ, लेकिन अगर 2 में 6 जोड़ेंगे तब कितना होगा? तो आप फिर से बोलिएगा सर जी 2 में 6 जोड़िएगा तो 8 ही होगा। हम बोलेंगे ये बात है। हम फिर से आपको बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे 3 में 0 जोड़ के बताओ कितना होता है? आप बोलिएगा सर जी जब 3 में 0 जोड़ते हैं तो 3 ही प्राप्त होता है। अच्छा, हम बोलेंगे फिर से 0 में 3 जोड़ो, तो आप बोलिएगा सर जी 0 में 3 जोड़िएगा फिर भी जो है आपको 3 ही प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप कुछ देख रहे हो, आप यहाँ पे यही चीज देख रहे हो, 6 को 2 से जोड़िए, क्या हो रहा है? 6 को 2 में जोड़िए, ये बराबर होगा 2 में 6 को जोड़ने का। ठीक, यानी कर्म विनिमय आपको यह सिखाता है जो किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ने के लिए उसका क्रम कुछ भी हो सकता है, उसका क्रम कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब 6 में 2 को जोड़ लीजिए या 2 में 6 को जोड़ लीजिए, आपका जो है परिणाम उतना ही आएगा जितना आना था उसको। ठीक, तो ये था हमारा कर्म विनिमय, और ये इस्तेमाल कहाँ होगा अभी आप आगे आपको देखिएगा। आप बोलिएगा सर जी ये तो छोटा सा चीज है, क्या बता रहे हैं इसको? आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये बहुत आसान कर देता है किसी भी काम को करने के लिए। आगे जब एग्जाम्पल आएगा इस चीज को आप देखिएगा और खुद रियलाइज कीजिएगा तो ये सब चीज कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। कर्म विनिमय सीख गए। अब देखिए इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? योग का कर्म विनिमय। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं योग का कर्म विनिमय। ठीक, योग मतलब का आपको बोले थे ना, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब जोड़ होता है। तो ये जोड़ के लिए कर्म विनिमय का गुण है। अब हम लोग गुना के लिए देखेंगे। जैसे देखिए 2 गुना 3 कितना होगा? 6। हम बोलेंगे 3 गुना 2 करो तो एक बार हम क्या बोले? पहले 2 गुना 3 करो, तो आप बोलिए 6 आ जाओ। ठीक, अब फिर हम बोलेंगे 3 गुना 2 करो, तो फिर से आप बोलिएगा सर जी इसका भी आंसर 6 ही आएगा। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया वाली बात है। ठीक, फिर से दूसरा कोई एग्जांपल लीजिए। अब 0 को गुना 8 से कर लीजिए, तो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। या 8 को आप 0 से गुना कर दीजिए, फिर भी आपका आंसर 0 ही होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? किसी भी पूर्ण संख्या को इसका क्रम कुछ भी हो अगर गुना करते हैं तो उसका परिणाम जो है बराबर ही आता है, यानी सेम ही आता है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे 2 गुना 3 ये बराबर होगा 3 गुना 2 का। तो इसको हम लोग कौन सा गुण बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुना का कर्म विनिमय। क्या बोलेंगे हम? गुना का इसको जो है कर्म विनिमय, गुना का कर्म विनिमय। यानी गुना का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हुआ, जो पूर्ण संख्या का जो है पूर्ण संख्या ये योग और गुना के लिए कर्म विनिमय गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे नोट करके हम आपको लिखा देते हैं, नोट करके लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? जो पूर्ण संख्या योग एवं गुना के लिए कर्म विनिमय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक। अब चलिए हम लोग जो है अभी योग का देखे और गुना के लिए देखे। अब चलिए हम लोग घटाव के लिए भी देखते हैं। घटाव के लिए देखिए यहाँ पर जैसे
घटाव के लिए हम लोग जो है चेक करने वाले हैं। 6 में से जब 2 को घटाइएगा तो कितना होगा? 6 में से जब 2 को घटाइएगा तो ये 4 प्राप्त होता है। क्रम विनिमय के अनुसार 6 में से 2 को घटाइए या 2 में से 6 को घटाइए, बात बराबर आना चाहिए। क्रम विनिमय के अनुसार यही ना हुआ, या तो 6 में से 2 को घटाइए तो 4, और 2 में से भी 6 को घटा लीजिए तो उतना ही आंसर आना चाहिए। लेकिन क्या 2 में से 6 को घटाएंगे तो 4 ही प्राप्त होगा? नहीं, वो माइनस में 4 चला जाएगा। इसमें ये माइनस में 4 चला जाएगा, और ये माइनस में जो 4 है ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा ना। पूर्ण संख्या किसमें? प्लस में ना है जी। 0 1 2 3 4 प्लस में ना। मैंने अभी आपको लिखाना सिखाए थे, हम नहीं सिखाए होंगे, ठीक है ना। यानी ये घटाव जो है भैया, घटाव तो बैक मार रहा है। फिर से दूसरा एग्जाम्पल को लेके देखिए। जैसे अगर 6 लिए हैं, दूसरा को चीज लीजिए। अगर 1 में से 0 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो 0, सॉरी 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। क्या हम 0 में से 1 को घटाएंगे फिर भी 1 ही प्राप्त होगा? नहीं, वहां पर 1 प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या है? काहे कि यहाँ पे 0 है, छोटा है, और यहाँ पे बड़ा है, और बड़ा वाला का वैल्यू माइनस का है, इसी कारण यहाँ पे चिन्ह हमको माइनस का देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये -1 है, और -1 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। इसके बीच का अंतर 2 है, तो बराबर कैसे हो गया? ठीक है ना। तो यहां से हम इस चीज को देखें, ये घटाव जो है ये क्रम विनिमय, पूर्ण संख्या का घटाव क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करता है। ठीक, तो घटाव घटाने के लिए आप किसी में से किसी को नहीं घटा सकते हो। अब चलिए गुणा के लिए, भागा के लिए एक बार चेक करते हैं। भाग के लिए देखिए, 6 में अगर हम 2 से भाग लगाए तो कितना जवाब होगा? तो 2 में से भागा लगाएंगे, 2 से भागा लगाएंगे 6 में तो 3 प्राप्त होगा। क्या इस 2 में हम भागा इस 6 से लगा दे फिर भी 3 ही प्राप्त होगा? नहीं, ये 2/6 हो जाएगा। 2/6 जब इसको काटिएगा तो 2 से 3 मतलब में कटेगा, 1/3 होगा। ये 1/3 बराबर 3 का कभी भी नहीं हो सकता है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। यानी यहां से हम देखें, ये भागा भी जो है ना, पूर्ण संख्या का भागा क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करता है। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लेके दिखाए आपको। जैसे 10 है, 10 में भागा लगाइए 5 से तो कितना होगा? 2। क्या 5 में भी 10 से भागा लगाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा? कैसे होगा? 1/2 होगा। काट के देखिए ना, 5/10 काट के 1/2। तो यहां से क्या सीखने के लिए मिला हमको? यहां से क्या सीखने के लिए मिला? नोट करके लिखिए, इसमें फिर से नोट करके लिखिए। क्या लिखिएगा? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? घटाव और भागा। पूर्ण संख्या घटाव और भागा के लिए क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। यहां तक आप लोग का जो है क्लियर हो गया होगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट सब लेके और नोट सब जो है बनाते चलिएगा। और क्लास जब पसंद आ रही होगी तो आप लोग लाइक वीक नहीं करते हैं तो लाइक सब जो है जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर मैथ में अगर फाउंडेशन क्लियर बेस जो है मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसको जो है हम थोड़ा रफ करेंगे, उसके बाद आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक, चलिए अब जो है हम लोग सहचारी, क्या सहचारी या इसी का नाम है सहचार्य, सहचार्य, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचारी गुण, सहचारी गुण। ठीक, कट गिर रहा है, आ रहा है। सहचारी या सहचार्य गुण। अब ये योग और गुणन के लिए भी देखेंगे, इसमें योग और गुणन दोनों के लिए देखेंगे। क्या लिखना है?
ध्यान से देखते चलिए आप। जैसे यहाँ पे योग के लिए हम लोग पहले देखते हैं 2 जोड़ 3 जोड़ 5, इसका हम लोग को जवाब देना है। 2, 3 और 5 को जो है जोड़ना। अरे माइक तो लगा लिए थे लेकिन मोबाइल में घुसेबे नहीं किए थे, पता ना आवाज़ जो है आपको कैसा गया होगा उसमें। ठीक है, चलिए 2, 3 और 5 को जो है जोड़ना है। क्या करना है? इसको जोड़ना है। तो एक तरीका इसको जोड़ने के लिए पहले 2 और 3 को जोड़ लेते हैं। कैसे? पहले 2 और 3 को एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर बाद में 5 को जोड़ेंगे। तो क्या होगा? 3 और 2 5 और फिर से ये 5, 5 5 10। और दूसरा तरीका ये है, ये 2 को छोड़ देते हैं और ये 3 और 5 को जो है एक साथ जोड़ते हैं। ठीक, तो 2 जोड़ 5 3 8 और 2 8 में जोड़िएगा तो कितना होगा? 10 प्राप्त होगा। क्या हमारे उत्तर में जो है कुछ परिवर्तन भी आया? ये 2 को पहले 3 के साथ जोड़े और जितना हुआ फिर उसको 5 के साथ जोड़े, यहाँ तक कंप्लीट आपका। फिर क्या किए हम? ये 2 को अकेला छोड़ दिए और ये 3 और 5 को एक साथ जोड़े और फिर उसका उत्तर प्राप्त किए। और इसमें भी आपको 10 आया और इसमें भी आपको 10 आया। यानी उत्तर पर हमारा कोई भी जो है प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला। जब प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला तो इस चीज़ को तो हम फॉलो कर सकते हैं। और यही जो गुण है ना, ये गुण जो है पूर्ण संख्या का साहचर्य का गुण कहलाता है। साहचर्य बोलिए या साहचर्य एसोसिएटिव, दोनों में से कोई भी नाम जो है आ सकता है आपको। तो यही गुण जो है पूर्ण संख्या के लिए साहचर्य गुण जो है कहलाता है। अब चलिए ये गुना योग के लिए देखें, अब गुना के लिए देखते हैं। गुना के लिए देखते हैं। चलिए इसमें जो एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा जो मतलब किस टाइप इसमें जो है किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। और कोई भी जो एग्ज़ाम होता है क्वेश्चन सेट करके ही दिया जाता है। ठीक है ना? जैसे देखिए 234 और 197 और 103, इसको जो है जोड़ने के लिए बोल रहा है आपको। क्या करने के लिए बोल रहा है? इसको जोड़ने के लिए। इसको तो जोड़ने के लिए 2 तरीका से भी, मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बोल दिया जोड़ने के लिए तो वो पहले इसको जोड़ेगा और फिर से जितना आएगा उसमें से इसको जोड़ेगा। ठीक है? और क्या हो सकता है? दूसरा स्टूडेंट आएगा वो पहले इसको जोड़ेगा और फिर ये इसको जोड़ेगा। अब किसका जल्दी बनेगा और कौन बिना पेन और पेपर का बना सकता है? तो जिसको साहचर्य का नियम पता है वो बिना पेन और पेपर का भी इसको बना सकता है। चलिए दोनों करके जो है आपको दिखाते हैं हम। जैसे इसको जोड़ना है, जैसे 2 3 4 और 1 9 7, इसको जोड़िए कितना होता है? 7 4 11 9 3 12 1 13 2 1 3 1 4। अब फिर इसमें से 103 को आप जोड़ लीजिए, 3 1 4 3 4 1 5, 534 हुआ। अब मान के चलिए हम इसे लिख के नहीं, अगर माइंड में कैलकुलेट करना चाहे तो माइंड में कैसे कीजिएगा? तो 200 1 300, 200 1 300 हुआ ना। अब फिर 90 और 30 को आपको जोड़ना पड़ेगा, अब फिर से 7 और 4 11 को जोड़ना पड़ेगा। यानी आपका जो है काम इसमें बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। लेकिन हम जब यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं, भैया यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे ये 3 है, यानी 10 के रूप में ये जाने वाला है। क्या 10 के रूप में ये जाने वाला है? ये चीज़ हमको देख के ही समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ पे तो थोड़े ना बेंडिंग है ना जी, ये पूर्ण संख्या सब है और हमको सिर्फ जोड़ने के लिए ही बोला है। और हम जानते हैं या तो इसको जोड़ना है या इसको जोड़ना है। हमको जो है मतलब रिजल्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, काहे कि हमको साहचर्य का गुण इसका पता है। यानी पूर्ण संख्या साहचर्य गुण प्रदर्शित करता है, ये चीज़ पता है। तो हम को जरूरी है जो पहले इसी दोनों को जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे? नहीं, हम जो है पहले इसको जोड़ सकते हैं, उसके बाद आके इसको जोड़ेंगे। देखिए ये सिंपल से बनेगा। कैसे? ये 197 है ना जी, और 197 से ये 3 उठा के इसको दे दीजिए, यानी 97 में 3 दीजिएगा तो कितना होगा? 100 पूरेगा वो। और 100 ये पहले से है, यानी 197 में 3 जोड़िएगा तो 200, और इसमें से 100 घटा दीजिएगा तो 100 यहाँ पे, तो 200 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, तो 200 100
300 तो आपको ये पूरा, और 300 और 234 आपको जोड़ने के लिए नहीं होगा, 3 2 534। तो सहचार्य गुण का यहीं पे जो है फायदा मिलता है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग जो है इसको जो है गुणा में देखते हैं, गुणा में देखते हैं, गुणा में जैसे यही एग्जांपल लेते हैं एक बार, 2 गुना 3 गुना 4, ठीक। तो पहला तरीका क्या है, एक बार इसको गुना कर लीजिए फिर इसको गुना कीजिए, जैसे तो 2 गुना 3 एक साथ कर लीजिए और फिर गुना में 4 कर लीजिए, तो 3 दूना 6 और 6 गुना 4 कितना होगा, 6 चौके 24। दूसरा तरीका, इसको अलग कर लीजिए और ये दोनों को जो है साथ कर लीजिए, 3 जोड़ 4 कितना हुआ, 2 गुना 4 तिया 12, तो 12 दूना कितना प्राप्त हुआ, 24। दोनों का रिजल्ट जो है सेम ही है। और यहाँ पे कुछ चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जरूरी नहीं है जो ये दोनों को एक साथ और इसको अलग, और ये दोनों को एक साथ इसको अलग, जरूरी नहीं है। आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, किसी को भी किसी में जोड़ सकते हैं। कैसे, ये 4 को 2 से भी गुना कर सकते हो, जैसे देखिए हम ऐसे करके दिखाते हैं आपको, ये 4 गुना ये 2 गुना 4 जो है एक साथ लेके दिखाते हैं, और फिर इसको गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पे 4 और 3 8 हुआ, और फिर यहाँ पे 3 बचा हुआ, यानी 8 तिया 24। यही तो है सहचार्य का गुण। जो मर्जी हो कर सकते हो, लेकिन दायरे में रह के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो तीन टाइप से हम इसको बनाए अभी, लेकिन जो है परिणाम सेम ही आया, यानी 24 इसका परिणाम था और इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब चलिए ये चीज़ देखते हैं जो ये किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आता है। एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, जैसे 12 गुना 35 है वो सवाल, इसको करने के लिए तो आप जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या करना होगा, तो जो नॉर्मल बच्चे करते हैं 35 में 12 को देख के इसे गुना, या इसको इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, 12 ऊपर में 35 नीचे में, इसको गुना, ठीक। लेकिन थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा ले, ये तो छोटा वैल्यू है ना, हम बड़ा में भी आपको दिखाएंगे अभी कैसे हो सकता है। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा ले, क्या ये 12 को 10 और 2 में नहीं लिख सकते हैं, ये क्या कहते हैं 10 और 2 में तोड़ सकते हैं इसको, और 10 और 2 में तोड़ने के बाद ये 35 से हम गुना कर सकते हैं। चलिए ये आगे का नियम है, इसको छोड़िए। एक सवाल पे कई सारे हथियार आज आपको देने वाला हूँ, अभी कुछ और तरीक़ा से आपको बताना है, इसी कारण इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक। इसको ऐसे तोड़िए, कैसे, 2 गुना 6 में अगर तोड़ सकते हैं इसको, ये 12 2 गुना 6 है, कोनो हर्ज है आपको नहीं है। और फिर यहाँ पे 35, अब गुना करना है हमको, आराम से कर लेंगे। कैसे, ये 35 को गुना कर लीजिए 2 से 70। जब भी सवाल को सॉल्व किया जाता है गुना सब में, तो हमेशा कोशिश किया जाता है जो जीरो वाला टर्म किसी न किसी तरह हमको प्राप्त हो जाए। कैसे, हम यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 5 था, और अगर हम ये चाह रहे थे जो 35 जो है ना, इसको ये दोनों अंक को हमको गुना भी करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा इसको कर ले जो गुना करने के लिए हमको एक ही ठो अंक बचे। तो हम दिमाग में ये चीज़ को लाए, तो अगर हम 2 से इसको गुना कर ले तो 70 होगा, और 70 जैसे ही आया तो 70 में ये 0 गुना करने से बच जाएंगे, यानी पहला अंक जो है इसका बच जाएंगे गुना करने से, और 7 से सिर्फ गुना कर सकते हैं, और बाद में हम 0 बैठा देंगे। आपको इससे पहले भी बताए हैं, जैसे अगर हमको 40 को गुना 30 से करना है तो ये 0 का भूल जाइए, फिलहाल ये 0 मत रखिए दिमाग में, सिर्फ आपको है 4 और 3, 4 और 3 को गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12। अब जो है ये दोनों 0 को जो है आप यहाँ पे लाके शामिल कर सकते हो। इसी कारण हम जो है 0 चाहते थे, और 0 चाहने के लिए इसको 2 में तोड़ना पड़ता हमको, और 2 में इसको तोड़े और तो एगो 6 आया, तो 35 और 2 कितना आया 70, और 70 में 7 पर 0, तो हमको सिर्फ 7 ना बचा जी, 7 बचा ना। अब 7 जब 7 बचा हमको, तो 7 के से गुना करना है 6 को, 70 लिख लीजिए पूरा। अब 7 को हम 6 से गुना करेंगे, तो 7 और 6 को गुना करेंगे 7 के 42, और इस पे को 0, यानी इसको गुना करने के बाद कितना आएगा 420 आएगा, ठीक। तो ये था तरीका, और इसको कौन सा गुण कहते हैं, सहचार्य का गुण कहते हैं। ध्यान में इस चीज़ को जो है आप लोग रखिएगा। अगर हम आपको बोले जो क्या बोलते हैं ये घटाव पे काम करेगा या भागा पे काम करेगा, तो आप लोग जो है हमें चेक करके कमेंट कीजिएगा इस चीज़ को। हर कुछ टीचर के भरोसे आप मत बैठिए, कुछ जो है अपने से डिस्कवर कीजिए, अपने से खोजने का प्रयास कीजिए।
तभी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाइएगा और वो ज़्यादा दिन तक के लिए आपके माइंड में जो है स्टोर रहेगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़िए। आगे आपका कौन सा कंसेप्ट है, इस पर नज़र डालते हैं। आपका तो यहाँ तक तो बता ही दी है, पूर्ण संख्या सहचर्य गुण। वही ये बोल रहा है जो ये इस गुण को क्या बोलते हैं, जैसे इसको बोले थे जो पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या के ये योग का सहचार्य, इसी प्रकार से ये गुण जो है पूर्ण संख्या के लिए योग का सहचार्य, क्या कहते हैं, गुणन के लिए सहचार्य नियम का काम करता है। ठीक, ये गुणन का सहचार्य नियम है। अब चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका, वितरण नियम। वितरण नियम, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। ठीक, इसी को जो है योग पर गुणन का वितरण जो है, वितरण को बंटन भी बोलते हैं। योग पर गुणन का वितरण या बंटन नियम। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे 5 गुना 8, ठीक, ये एग्जाम्पल मत लीजिए, ये एग्जाम्पल आप मत लीजिए, दूसरा लीजिए कोई। चलिए इसी से लेते हैं। क्या है आपका, चलिए थोड़ा सा इसको जो है आप ध्यान से देखिएगा, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आगे जहाँ तक आप पढ़ते पढ़ते चले जाइएगा, सभी का सवाल को जो सॉल्व करने के लिए ये तरीका आपको काम आने वाली है। और ये तरीका से जो है आप पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं होगी गुना सब करने के लिए, वैसे भी माइंड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 6 गुना 8, इसको सॉल्व करना है हमको, 6 गुना 8 को सॉल्व करना। आप बोलिएगा क्या करने में, आसान है, 48 होगा इसका आंसर। अरे भैया हम छोटा वैल्यू लेके आपको समझाना चाह रहे हैं। ये ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़े सवाल को आप माइंड से बना सकते हो। ठीक, चलिए क्या हम इस 8 को या इस 6 को, चलिए 8 को लेकर हम काम करते हैं। ये 6 गुना ये 8 को हम 5 और 3 में नहीं लिख सकते हैं, जोड़ में 5 और 3 के जोड़ में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इससे पहले आपको कोष्टक का प्रयोग करने के लिए बताए थे, यानी पहला चैप्टर में कोष्टक का इस्तेमाल करने के लिए आपको बताए थे, जो कोष्टक का प्रयोग कहाँ पर करती है और क्यों करते हैं। तो और यहाँ पे हमारा मजबूरी बन जाता है कोष्टक देना। जब आप कोष्टक नहीं दीजिएगा तो फिर इसका जो है आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जाके वो पहला वाला क्लास आप देख लीजिएगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक, यहाँ पर हम दे दिए। क्या इस 6 गुना 8 को ही हम 6 गुना 5 जोड़ 3 लिखे हैं? तो आप बोलिएगा सर जी ये बात तो सच है, ये 8 को आप 5 जोड़ 3 लिखे हैं, और ये भी इसको आप कोष्ट में गुना मतलब घेर दिए हैं। इसका मतलब यही जो, इसका मतलब ये हुआ जो ये संख्या जो है यही संख्या है, वो ये संख्या इसी को प्रदर्शित करता है। आप इससे पहले वाला क्लास में बताए थे हमको। हम बोलेंगे ओ, हम आपको ये बोलेंगे क्या ये दोनों जो है आपको नहीं लगता है कि इसके साथ गुना कर रहा है? आप बोलिएगा सर जी ये कोष्ट है, यानी ये दोनों के साथ, ये दोनों जो है कोष्ट के अंदर में, और ये कोष्ट जो है ये सिंगल संख्या के रूप में है, और ये सिंगल संख्या इसके साथ गुना कर रहा है। जब यहाँ पे हमको अलग अलग दिख रहा है, यानी ये जो है इस दोनों के साथ गुना कर रहा होगा। इस बात को आप समझिए कैसे, देखिए इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये 6 जो है एक बार 5 से गुना करेगा, और यही 6 जो है एक बार 3 से गुना करेगा, और बीच में प्लस है तो प्लस करेगा। कैसे? ये 6 गुना 5 आप फिर प्लस है ना जी, प्लस दीजिए, फिर ये 6 जो है किससे गुना करेगा?
3 से, यानी 6 जो है एक बार 5 से गुना करके और दूसरी बार 3 से गुना करके ये जुट जाएगा, तो जितना आंसर आना चाहिए वो आंसर आएगा। कैसे? तो 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो 30, और 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 18, और 30 और 18 को जब आप जोड़िएगा तो ये 48 होता है। वैसे भी आपका आंसर जो है ये 48 ही था। ठीक, अब चलिए यहाँ पे ये वाला जो आपको बताए थे, तभी जो लिख रहे थे ना हम, फिर बाद में मिटा दिए थे ना, देखिए क्या, ये 12 गुना 35, क्या इस चीज़ को हम ये 12 गुना 30 जोड़ 5 नहीं लिख सकते हैं? आप बोलिएगा सर जी आराम से हम लिख सकते हैं। तो क्या अब हम ये गुना जो करेंगे, ये 12 गुना 30 और जोड़ ये 12 गुना 5 नहीं कर सकते हैं? आप बोलिएगा क्यों नहीं करेंगे? फिर गुना कर लीजिए, तब 12 गुना 3, 12 तिया 36 और एगो 0 तो 0, फिर प्लस 12 पंचा 60, कितना हुआ? 360 और 60 यानी 420। एक बात आप ईमानदारी पूर्वक बताइए, ये 12 को जो 35 से आप गुना कीजिएगा इस प्रकार से, और ये 12 को जो 35 से हम गुना किए हैं इस प्रकार से, आसान कौन लग रहा है आपको? आप बोलिएगा सर जी आसान तो लेकिन यही लग रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये ज़्यादा काम नहीं है, ये ऐसा काम है जो आप अपने माइंड से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन छोटी छोटी बातों का आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको बोले ना जीरो वाला गुना, जो जीरो वाला गुना में क्या कंसेप्ट लगता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी जो है कर पाइएगा। ठीक, अब चलिए हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, ये नियम कौन सा नियम है? तो ये यहाँ पर देखिए, ये चीज़, ये इसको हम बड़ा करके यहाँ पर लिखते हैं, 6 गुना 5 जोड़ 3। ठीक, ये संख्या ये जो है ऐसे करके अगर लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसको हम योग पर, योग मतलब जोड़, योग पर गुणन का क्रम विनिमय कहते हैं। योग पर गुणन का वितरण नियम कहते हैं। समझे बात को? योग पर गुणन का वितरण। आप बोलिएगा सर जी याद कैसे होगा? तो याद, वितरण का मतलब होता है बांटना, वितरण का मतलब बांटना। तो देखिए, तो यहाँ पे बांट के नहीं गुना किए हैं, इसको एक बार इससे गुना किए हैं, एक बार इसको इससे गुना किए हैं, यानी इसमें बांटने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ये योग पर गुणन का वितरण, या तो कहीं कहीं पे बंटन भी आपको मतलब लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो योग पर गुणन का बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, या रूल है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको जो है कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे करके मिल गया, इसका ये उठाते हैं, इसका ये भी उठा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे हमें तो यही बुला ले लेते हैं। जैसे 12 गुना 30 जोड़ 12 गुना 5, अगर ऐसे है तो ये भी तो है वही चीज़। इसको हम फिर उस रूप में लेके जा सकते हैं, इसको फिर से उस रूप में लेके जा सकते हैं और गुना कर सकते हैं। अब चलिए एक एक करके आपके जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इस सवाल को देखिएगा तो आपका जो है कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा। कैसे, किधर गया वो सवाल? चलिए वितरण गुण का बोल रहा है इसमें। पहला क्या है? 15 गुना 68, और दूसरा क्या है? 17 गुना 23, और तीसरा क्या है आपका? 69 गुना 78 और जोड़ 22 गुना 69। इसको सोल्व करना है आपको। कैसे कीजिएगा? देखिए, अभी इसको जो सोल्व कीजिएगा तो माथा पर थोड़ा टेंशन आपको नहीं लग रहा है? जो ये टेंशन वाली बात है, अगर इसी को हम अभी आसान कर दे तब देखिए कैसे होगा। ये 15 गुना 68 जो है, 15 गुना 68, या तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड है जो आप किसको चेंज करना चाहिएगा और कौन सा चीज़ आपको पता है। हम चाहे तो दोनों को जो है चेंज करके इसको बना सकते हैं। हम जो है अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए यही करेंगे, क्योंकि जब ये करेंगे तो आपको समझ में वो चीज़ आएगा। कैसे? देखिए, ये 15 गुना ये 68 को हम 60 जोड़ 8 लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर जी आराम से हम लिख सकते हैं, ये दिमाग में भी करने वाली चीज़ है, दिमाग में कर सकते हैं, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। इसको 15 गुना 60 68 है, यानी 15 गुना 60 जोड़ 8, और 15 को अब 60 से हम गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
तो 60 से करना है तो 26 से गुना करना है, और 15 को जब 6 से गुना करेंगे तो 15 और 6 के गुना करते हैं तो 15 6 के 90, और एगो जीरो दीजिएगा तो 900, और 15 गुना 8, 15 8 120, पढ़ा तो आता होगा आपको, 15 8 120, 900 ये हुआ, 120 ये हुआ, तो कितना हुआ जी 900 और 120 1020। क्या ये मुश्किल था? दिमाग से करके देखिए तो नहीं होता है आपको, होगा, ज़रूर होगा। ठीक, इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे? जैसे यहाँ पे 15 गुना 68 है, 15 गुना 68 है, जैसे कॉपी हमको बनाना है, ये 10 जोड़ 5 कर लीजिए, और 10 जोड़ 5 उसके बाद 60 जोड़ 8 कर लीजिए, फिर भी बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, हम क्या बोले हैं, इसको गुना कीजिएगा इससे। ठीक, तो 10 और 60 600, अब फिर इसको गुना कर लीजिए इससे, कितना होगा 10 8 80, अब फिर इसको गुना कर लीजिए इससे, कितना होगा 5 और 60 300, 135 हुआ, और 30 पे एगो जीरो 300, अब 5 8 40। अब सबको जो है जोड़ लीजिए, तो 600 ये 300 ये 6 3 900, और 80 ये 40 ये 8 4 12 120, और 900 और 120 को जोड़िएगा तो 1020 आपको प्राप्त होगा। तो जैसे आपको तोड़ना है तोड़ सकते हो। फिर आपको ये देखिए ये वाला सवाल, 17 गुना 23, 17 गुना 23, क्या कीजिएगा, इसको किसको बदलिएगा, तो 20 जोड़ 3 बार कर सकते हैं ना जी, 17 गुना, अब इसको 20 जोड़ 3 तो लिख सकते हैं, तो 17 को 20 से गुना कीजिए, 17 दूना 34, यानी 34 पे को जीरो बैठेगा, तो ये बन गया आपको कितना 340, और 340 पे 17 तिया 51, और 340 और 51 कितना हुआ, 51 में से पहले 50 जोड़ लीजिए, 340 और 50 390, और एक जोड़ के 391, यानी सबका कितना हो गया 391। बात आ रही है आपको समझ में, ये क्यों जरूरी है ये चीज़। अब चलिए, अगर इसको बोलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, देखिए पहला तरीका क्या है, ये दोनों को गुना कीजिए, और फिर ये दोनों को गुना कीजिए, जितना आता है उसको जोड़ दीजिए। तो पहला तरीका तो ये है, जैसे इसको यहाँ पे किए, किधर गया रे, ये दोनों को पहले यहाँ पे प्लस नहीं था ना, चलिए वो अलग है। ठीक, इसमें कैसे करेंगे, ये दोनों को गुना करके और फिर ये दोनों को गुना करके उसको जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे किए हैं, 15 को पहले 60 से गुना किए, फिर 15 को 8 से गुना किए, और फिर जितना आया उसको जोड़ लिए। इससे पहले भी जो है हम लोग करके आए हैं इस चीज़ को। देखिए कैसे, इसको 6 को पहले 5 से गुना किए, और फिर इस 6 को 3 से गुना किए, और फिर ये दोनों को जोड़ लिए। पहले 6 को 5 से गुना किए 30, 6 को 3 से गुना किया 18, और फिर दोनों को जोड़ लिए। तो आपका आंसर कितना आया था, 48 आया था। या यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को, या यहाँ पे जो हम लिखे हैं इस चीज़ को, और आप इस चीज़ को देखिए, क्या आपको नहीं लगता है जो ये सेम पैटर्न को जो है फॉलो कर रहा है। इस चीज़ को देखिए और इस चीज़ को देखिए, कैसे देखना है आपको। जैसे देखिए 12 गुना 30 और 12 गुना 5, यानी 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है। वैसे देखिए 69 गुना 78 और 22 गुना 69, यानी ये 69 जो है ये 69 दोनों में है। जैसे ये 12 दोनों में है, यहाँ से इसको उठा के लाए थे ना, ये 12 जो है दोनों में है। ये 12 दोनों में कैसे हुआ था, ये यानी 12 बाहर था और बाद बाकी जो बचा हुआ था ये दोनों जोड़ के रूप में लिखा हुआ था। ये दोनों किसके रूप में लिखा हुआ था, जोड़ कर के रूप में लिखा हुआ था। देखिए ये 69 को जो है आप कॉमन ले लीजिए। वैसे नहीं जानते हैं तो कॉमन लेना भी सीखिए, अभी आपको सिखा रहे हैं। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। क्या, उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ मतलब होता है जो सब में हो। कॉमन का मतलब जो सब में हो वही कॉमन है। तो ये देखिए यहाँ प्लस करके ये अलग कर रहा है, इस चीज़ को आप देखिए, ये प्लस करके यानी ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये दोनों में आप ये चीज़ को देखिए, ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों में है, तो ऐसा दोनों में कौन सी है, 69 है। तो 69 हम ले लिए, 69 लिए ना जी। और ये गुना करेगा, हम ये क्या करेगा, ये गुना करेगा किस में। अब यहाँ पे क्या बचा आपको 78, और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या बचा आपको 22 हुआ ना। आप बोलिएगा सर जी ये तो और कठिन हो गया। कठिन नहीं हुआ है, देखिए आसान हुआ। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 69 और यहाँ पे गुना, तो 69 और गुना और दोनों को जोड़िए तो एक बार कितना होता है, देखिए 70 20 90 8 2 10, यानी 90 10 100। 69 गुना 100 कितना आसान हुआ जी। 69 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, मतलब क्या गुना, हम गुना करने के लिए बोलना था हमको। 69 में 100 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 69, और इस पर डबल जीरो आप बैठा दीजिए 6900।
देखिए कितना आसान में बन गया। अगर इसी सवाल को आपको बनाना होता तो कितना टाइम लेता, लेकिन जब बार बार इस पर आप काम कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा ये 69 जो है दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, 69 बाद में गुना कर लेंगे, अब बाद में ये दोनों जो है पहले जुटेगा, तो जुटने के लिए ये 70 और 20 90 हुआ, 8 और 2 10 हुआ, यानी 90 10 100 जैसे ही आया 69 बाद में रखे हुए हैं उधर साइड में, उस पर डबल जीरो बैठा देंगे 6900। क्या इसको करने के लिए कलम और कॉपी चाहिए आपको? नहीं चाहिए। यही सब चीज़ के लिए ये सब चीज़ जो है आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए रियल लाइफ में इसका जो है एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। रियल लाइफ में जो हम लोग के साथ घटना घटित होता है, हम अपने मन से नहीं लेंगे, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, उसी सवाल को जो है पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे और उसको बनाएंगे, ठीक। देखिए जैसे किधर गया, एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपया और दूध के लिए 4 रुपया लेती है। इन मदों में 5 दिन में कुल कितना व्यय करते हैं? सबसे पहले आप समझिए कैंटीन क्या होता है, उसके बाद व्यय क्या होता है। कैंटीन और व्यय, ये कैंटीन स्कूल कॉलेज में जो है जो खाना खिलाते हैं वो उसको कैंटीन बोलते हैं, और व्यय का मतलब हुआ कितना रुपया आप खर्च कर रहे हो, कितना रुपया खर्च हो गया, ये चीज़ व्यय है, ठीक। अब देखिए आपका सवाल क्या है, ये कैंटीन जो है, ये कैंटीन रोज़ खाना खाने का 20 रुपया लेता है, और अलग से अगर कोई दूध पीना चाहता है तो उसके लिए 4 रुपया वो लेता है। तो कितना दिन तक है, किधर गया, 5 दिन तक। तो कोई विद्यार्थी है, कोई बच्चा है, वो 5 दिन तक जो है ऐसे करके खाता है, तो उसको कितना रुपया व्यय होगा, यानी कितना रुपया उसको जो है देना पड़ेगा, उस बच्चे का कितना रुपया खर्च होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे करेंगे, यहीं पे जो है आपका ये वितरण नियम काम आएगा। कैसे? सबसे पहला तरीका क्या है इसको जोड़ने का, तो 20 रुपया खाना का है तो 5 दिन तक खाना खाए, इसका ये हुआ, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, 4 रुपया दूध का है, कितना दिन तक खाए, 5 दिन तक, इतना रुपया, जितना रुपया ये होगा और जितना रुपया ये होगा, ये दोनों को जितना जोड़ के आएगा उतना रुपया ही उसका खर्चा होगा। तो जैसे 20 पंचा 100 और 4 पंचा 20, कितना होगा ये 100 और 20 को जोड़ेंगे तो आपका 120 रुपया जो है उस बच्चे का लगा था उसमें। अब देखिए अब कहाँ पे इसको एक ही लाइन में हम बना सकते थे, एक ही लाइन में 5 दिन का काम किया। हम ये चीज़ को देखते हैं जो एक दिन में उसका कितना खर्चा हुआ। एक दिन में 20 रुपया जा रहा था खाना में और 4 रुपया जा रहा था कुंची में, दूध में, और ये दोनों जो है एक दिन का खर्चा, कितना दिन तक, तो 5 दिन तक, यानी 5 दिन तक में यानी गुना करना है। देखिए वही चीज़ आया कि नहीं आया, यानी 20 और 4 को अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं, या तो अलग अलग करना है तो अलग अलग कर दीजिए, या जोड़ के करना है तो जैसे सुविधा है आंकड़ा के अनुसार वैसे हम लोग काम कर लेंगे। कैसे? जैसे देखिए 20 गुना 4, सॉरी 20 जोड़ 4 24, और 24 पंचा 120 आया। एक तो तरीका ये था करने का। दूसरा क्या तरीका है, तो पहले 20 को 5 से गुना कीजिए, जैसे इधर आप लोग को बताए थे ये सब सवाल में, तो 20 को 5 से गुना कीजिए तो 20 पंचा 100, और फिर 4 को 5 से गुना कीजिए तो 4 पंचा 20, 100 और 20 120। यहाँ पे आपको जो है ये सब काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग सवाल देखते हैं, जो क्या सवाल है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अरे जल्दी खुल जा सिम सिम। चलिए अब कह रहा है सरल कीजिए। एगो सवाल है आपका इसमें, देखिए सवाल को देखिएगा तो डर जाइएगा। 126 गुना, इतना ऊपर नहीं जाता होगा शायद, 155, सॉरी 26 है, 126 जोड़ 55 प्लस, यहाँ पे गुना है, गुना प्लस 126 गुना 45। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला एगो तरीका है, ये दोनों को गुना कीजिए, फिर ये दोनों को गुना कीजिए, जितना आता है दोनों को जोड़ दीजिए, आपका जवाब आएगा। लेकिन वितरण नियम कब काम आएगा, जब वैसे ही हम काम करने लगे तो ये वितरण नियम कब आएगा काम, अभी इस्तेमाल करेंगे उसका। देखिए 126 दोनों में, तो 126 को हम कॉमन ले लेंगे, गुना, और फिर यहाँ पर क्या बचा 55,
और फिर प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 45, कितना हुआ 126 गुना ये 55 और 45 जोड़ के 100 हो गया बाबू। 126 गुना है तो डबल जीरो बैठा देंगे। कितना जो है सरल तरीका से जो है ये चीज़ बन जाता है। चलिए अब आप लोगों के बीच नया कंसेप्ट जो है परोसने वाले हैं। क्या है वो, ये अब जो है हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या, तत्समक अवयव। तो तत्समक, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी, INDENTITY, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको जानने से पहले चलिए कुछ काम करते हैं हम, उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे हम बोलेंगे बाबू रे 3 और 2 जीरो को जोड़ो, तो आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे 3 ही होगा, काहे कि किसी भी संख्या में अगर जीरो को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक, हम फिर बोलेंगे 12 को जीरो में जोड़ो तो 12 ही हुआ। हम फिर से बोलेंगे जो जीरो में अगर 6 को जोड़ते हैं तो कितना, तो आप बोलिएगा 6। हम फिर बोलेंगे जीरो को अगर 10 में जोड़िएगा तब आप फिर से बोलिएगा सर जी इसका जो जवाब होगा 10 ही होगा। तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे, क्या, अगर किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे 3 में जीरो जोड़े तो 3 हुआ, जीरो में 6 जोड़े तो 6 हुआ, जीरो में 10 जोड़े तो 10 हुआ, 12 में जीरो को जोड़े तो 12 हुआ। यानी उसका आइडेंटिटी बदल नहीं रहा है, यानी उसका पहचान बदल नहीं रहा है, जो चीज़ वो है वही चीज़ करके भी होता है। यानी हम जो है इस देखिए ऐसे करके लिखिए आप, ऐसे नोट करके हम इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, ये किसके वजह से उसका आइडेंटिटी नहीं बदला, तो आप बोलिएगा सर जी ये शून्य है, जीरो है। जीरो के वजह से पूर्ण संख्या का आइडेंटिटी नहीं बदलता है, तो हम बोलेंगे क्या काम करने से, तो आप बोलिएगा सर जी योग करने से, यानी जोड़ करने से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शून्य, यानी कि जीरो को पूर्ण संख्या के लिए तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव कहते हैं। कहने का क्या अर्थ हुआ सर जी, तो कहने का अर्थ यही हुआ, अगर किसी भी पूर्ण संख्या में कोई ऐसा वैल्यू है जिसको जोड़ने पर उस पूर्ण संख्या के पहचान में कोई परिवर्तन ना हो, जो वो है वही रह जाए, तो उसको तत्समक अवयव कहते हैं। तो ऐसा एक ही चीज़ है, एक ही वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है, वो जीरो। इसी कारण हम जीरो को जो है, शून्य को जो है पूर्ण संख्या के लिए जो है तत्समक अवयव में जानते हैं इसको। या तो इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शून्य को पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। और ये योज्य का मतलब प्लस होता है। योज्य का मतलब आपको बुक सब में जो है योज्य लिखा हुआ आएगा, तो फिर आप घबरा सकते हो, तो अभी बता दिया आपको, या तो योज्य तत्समक होगा या तो तत्समक अवयव आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बोलेगा 6 का तत्समक अवयव क्या है, आप सीधे बोलिएगा 0 है। क्या है, 6 को ऐसा क्या किया जाए, मतलब जोड़ने के बाद ऐसा कौन सी संख्या से जोड़ा जाए जो वो 6 ही रहे, तो आप बोलिएगा 0, तभी ना उसको जो है हम तत्समक अवयव बोल सकते हैं। और तत्समक का इंग्लिश क्या हुआ, आइडेंटिटी। तो इसको शून्य को जो है पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक एडिटिव, देखिए इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव और एलिमेंट हम बोलते हैं आइडेंटिटी क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बढ़ेंगे, अब चलिए, क्या पूर्ण संख्या के लिए कोई ऐसा वैल्यू है जिसको हम गुना करें तो पूर्ण संख्या के आइडेंटिटी पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी
उसका पहचान जो है नहीं बदले। तो आप बोलिएगा सर जी हम सोच के बताते हैं, तो आप लोग सोच के बताइए, तब तक जो है हम यहाँ पे काम करते हैं। और अभी देख लीजिएगा क्या है, नहीं पता है तो, अगर पता है तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट इस चीज़ को कीजिए, आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। क्या चीज़ देखेंगे? जैसे देखिए 6 है, 6 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 10 है, 10 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। ठीक, अगर 1 को गुना हम 15 में करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। अगर 1 को गुना हम 20 में करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। इस बात से आप सहमत है? सहमत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वही पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए 1 से 15 में किए तो 15 मिल गया, 1 से 20 में किए तो 20 मिल गया, 10 को 1 से किए तो 10 मिल गया, 6 को 1 से किए तो 6 मिल गया। यानी हम 1 को क्या बोल सकते हैं? हम 1 को बोल सकते हैं ना, ये पूर्ण संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है, यानी गुना करके उसका पहचान को बनाए हुए रखता है। यानी हम यहाँ पे देखिए, नोट करके लिख लीजिए इस चीज़ को, नोट करके। यहाँ पे शून्य था तत्समक, योग्य के लिए, जोड़ के लिए, लेकिन गुना के लिए 0 नहीं हो सकता है, उसका पहचान को मिटा देगा। वो पहचान बनाने के लिए उसको 1 की आवश्यकता है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 यानी कि 1। 1 को गुना के लिए, गुना या तो गुणन के लिए तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। या तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो क्या 1 को पूर्ण संख्या के लिए गुणात्मक अवयव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, गुणात्मक अवयव कहते हैं। क्या इसको बोलेंगे? 1 को गुना के लिए, यहां पर देखिए किसके गुना के लिए, तो 1 को पूर्ण संख्या के गुना के लिए तत्समक अवयव कहते हैं, या 1 को पूर्ण संख्या के लिए गुणात्मक अवयव। यहाँ पे आपको बुक सब में जो है गुणात्मक अवयव जो है देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ तक जो है आप लोगों का 2 का कंसेप्ट खत्म होता है। अब जो है हम लोग प्रश्नावली 2.2 को जो है देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आप जो है क्लास में अभी बने रहिए। और क्या कहते हैं, क्वेश्चन के लिए जो है आप लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो इसका PDF, या तो अगर आपके पास बुक है तो उसको जो है सामने में आप रख सकते हो। इसको अभी रफ करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।